नमस्कार। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 यूनिट 5 के एक नए अध्याय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात डब्ल्यूटीओ के बारे में चर्चा करने के लिए फिर से अपने चैनल पर उपस्थित हुए हैं। डब्ल्यूटीओ को समझने के लिए हम इसके कंटेंट्स को देखेंगे, जिसके आधार पर पूरी तरह से हम विश्व व्यापार संगठन को समझ पाएंगे। कंटेंट्स के तहत हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, objectives, ministerial conferences of WTO, structure of WTO, functions of WTO, WTO agreement, GATT, TRIPS, TRIMS और अंत में हम देखेंगे differences between GATT and WTO। हम प्रारंभ करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसा कि हमने देखा है, उरुग्वे दौर के गैट विचार विमर्श हुआ था 15 अप्रैल 1994 को मराकश में। यूरोपीय संघ देशों के अतिरिक्त भारत और 123 देशों के मंत्रियों ने अंतिम रूप से एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विभिन्न बहुपक्षीय व्यापार विमर्शों का 8वां दौर भी शामिल था। इस 8वें एक्ट में डब्ल्यूटीओ समझौता का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत उसकी कार्यप्रणाली के नियम, उसकी मंत्री स्तरीय निर्णय, घोषणाएं आदि अन्य महत्वपूर्ण समझौते वस्तुओं और सेवाओं, बौद्धिक संपत्ति में व्यापार तथा बहुपार्श्विक व्यापार आदि समस्त चीजें सम्मिलित थीं। इसके तहत वास्तव में जो डब्ल्यूटीओ समझौता है वो उरुग्वे समझौता ही है, जिसे प्रारंभ में गैट कहा जाता था। वही डब्ल्यूटीओ समझौते का एक भाग बन गया, जो कि 1 जनवरी 1995 से लागू हो चुका है। वास्तव में डब्ल्यूटीओ गैट का ही एक उत्तराधिकारी है। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ के 77 सदस्य देश थे, जिनकी संख्या निरंतर बढ़ते जा रही है। भारत डब्ल्यूटीओ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अगर हम डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव्स को देखें, अर्थात किन उद्देश्यों के आधार पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है, तो हम समझ पाते हैं कि व्यापार और वित्तीय प्रयासों के क्षेत्र में इसके संबंध इस प्रकार से चलाए जाएंगे जिससे रोजगार सुनिश्चित होगा, विस्तृत वास्तविक आय और प्रभावी मांग में लगातार वृद्धि द्वारा रहन सहन के स्तर में सुधार हो तथा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार हो। विश्व के साधनों का इष्टतम उपयोग सतती रूप से हो, निश्चयात्मक प्रयत्न हो जिससे विकासशील देश, विशेषतः निम्न विकसित देश, अपने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में अपना उचित भाग पा सकें। पारस्परिक और परस्पर लाभकारी व्यवस्थाएं एक दूसरे सदस्य देशों के साथ स्थापित करना, जिनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में पक्षपातकारी व्यवहार जो होता था उसे हटाकर नवीन उद्देश्य जो है वो सम्मिलित हो पाए। अगली कड़ी के रूप में हम देखेंगे डब्ल्यूटीओ के मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंसेस अर्थात मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुए थे उनके बारे में। सबसे पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन इनका हुआ था सिंगापुर में 1996 में, और वह 2 वर्षों के अंतराल में और कई बार 1 वर्ष में भी, जिस हिसाब से अगर कोई विकट परिस्थिति, कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है जो नियमित समय के आधार पर इनके सम्मेलन नहीं हो पाते हैं, तो उनमें समय समय पर संशोधन भी किया जाता है। सिंगापुर, जिनेवा, सिएटल, दोहा, कानकुन, हांगकांग, फिर से जिनेवा, 2011 में फिर से जिनेवा, 2013 में बाली, 15 में नैरोबी और 17 में ब्यूनस आयर्स में ये सम्मेलन हुए थे। 2020 के मार्च में प्रस्तावित जो स्थान था जहां पे मंत्री स्तरीय सम्मेलन होना था, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान नामक शहर में। चूंकि कोविड-19 वायरस से समस्त विश्व ग्रसित है, इसके तहत इस सम्मेलन को वर्तमान में स्थगित कर दिया गया है और अभी किसी भी तिथि में इसकी घोषणा, नवीन तिथि की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है।
अगले क्रम में हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ WTO अर्थात इसकी संरचना क्या है। सबसे ऊपरी स्तर पर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, उसके अंतर्गत 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो कि विभिन्न विवादों के निपटान हेतु निर्मित है। जनरल काउंसिल एक होता है, उसके बाद होती है एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। अब इस जनरल काउंसिल के अंतर्गत महत्वपूर्ण और इकाइयां हैं। द कमिटी ऑन ट्रेड, गुड्स काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल और सर्विस काउंसिल। अगले क्रम में हम फंक्शंस पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि WTO समझौते के तहत बहुपक्षीय और व्यापार संबंधों के कार्यान्वयन, प्रबंधन और संचालन को सरल बनाना, नागरिक विमानन, सरकारी खरीद, दुग्धोत्पाद व्यापार, गोमांस संबंधी जो बहुपक्षीय व्यापार समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन और परिचालन के लिए उचित ढांचे का प्रबंध करना, सदस्य देशों के लिए मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस द्वारा स्वीकृत समझौतों संबंधी बहुपक्षीय व्यापारिक संबंधी वार्ताओं तथा इनके द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए एक मंच प्रस्तुत करना, समय समय पर अपने सदस्य देशों के साथ हुए व्यापारिक समझौते के झगड़ा निपटान संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं की व्याख्या और प्रबंध संचालन करना। साथ ही यह WTO, IMF और विश्व बैंक तथा इसकी विभिन्न सहयोगी शाखाओं के मध्य विश्व व्यापार के लिए नीति निर्धारण में अधिकतर संगति उत्पन्न करता रहता है। विभिन्न समझौते हुए थे WTO के तहत, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रमुख 5 समझौतों के बारे में। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग जिसे कहा जाता है मल्टी फाइबर अरेंजमेंट, एग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स, एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज जिसे शॉर्ट में गेट्स कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अर्थात कृषि संबंधी समझौता। इसके तहत घरेलू सब्सिडी से निर्यात सब्सिडी, न्यूनतम मार्केट प्रवेश की वचनबद्धता, घरेलू प्रोत्साहन, स्वास्थ्य, वनस्पति और खाद्य सहायक कार्यों से ये समझौता संबंधित है। यह समझौता गैर टैरिफ उपायों के स्थान पर साधारण कस्टम ड्यूटी लगाकर जो धीरे धीरे कम की जाएगी, राष्ट्रीय मार्केट को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए खोलता है। यह सरकारी सहायता को धीरे धीरे कम करके अति उत्पादन को नियंत्रित करने का प्रयास भी करता है। साथ ही यह निर्यात प्रतिस्पर्धा पर नई नियमावलियों को लागू करने और सब्सिडी तथा सब्सिडी प्राप्त निर्यात की मात्रा को कम करने के लिए प्रयत्नों को भी प्रेरित करता है। हम देखेंगे एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के बारे में अर्थात कपड़ा और वस्त्रों का समझौता। इस समझौते का उद्देश्य कपड़े एवं वस्त्र के क्षेत्र में गेट में 1994 में एकीकरण किया गया। यह एकीकरण 4 चरणों में किया गया। प्रथम चरण 1 जनवरी 1995 को प्रत्येक जो सदस्य देश थे उनके समझौते की एक विशेष सूची बनाई गई। उसमें गेट उत्पादों को शामिल किया गया जो 1990 में उसके आयात की कुल मात्रा का कम से कम 16% था। द्वितीय चरण में 1 जनवरी 1998 से वे उत्पाद शामिल हुए जो 1990 के आयात से 17% से कम न थे। तृतीय चरण में 1 जनवरी 2002 से वे उत्पाद शामिल होने वाले थे जो 1990 के आयात से 18% से कम न थे। चतुर्थ तथा अंतिम चरण में 1 जनवरी 2005 को संक्रमण काल की समाप्ति पर शेष समस्त उत्पादों को इसमें शामिल किया गया। शामिल का अर्थ है अधोवस्त्र, सूत, कपड़ा और सिले हुए वस्त्र गेट के साधारण नियमों द्वारा संचालित होंगे। सब बहुतंत्रीय समझौते की अर्थात मल्टी फाइबर एग्रीमेंट की 31 दिसंबर 1994 को स्वीकृत रुकावटें नए समझौतों में शामिल कर ली गईं और उस समय तक मानी गई जब तक कि ये रुकावटें हटा न ली जाएं। कुछ सदस्यों द्वारा धीरे धीरे लगाई गई गैर बहुतंत्रीय रुकावटें भी समझौते
के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर गेट 1994 में शामिल कर ली गई तथा 2005 तक धीरे-धीरे समाप्त कर दी गई। एकीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में सब सदस्य देश कपड़े और वस्त्र के क्षेत्र में गेट के नियमानुरूप कार्य करेंगे और जैसा ही मार्केट प्रवेश में सुधार हो, न्यायोचित और उचित व्यापार नीतियों का पालन होता रहे और आयात विरोधी विभेद भी उत्पन्न न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। अगले क्रम में ट्रिम्स और ट्रिप्स हैं, जिनका हम अगले स्लाइड में विस्तार से वर्णन करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, अर्थात सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता। इस समझौते के अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार योग्य सेवाएं आती हैं। विदेशी सेवाएं और सेवा प्रदाता घरेलू सेवाओं और सेवा प्रदाताओं के बराबर समझे जाएंगे। तथापि सरकारें विशिष्ट परम मित्र राष्ट्र की छूट की सूचना देंगी, जिसका 5 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन भी किया जाएगा। इसकी सीमा साधारणतः 10 वर्ष की होगी। यह पारदर्शिता पर बल देता है, जिसमें सेवाओं के व्यापार संबंधी कानून नियमनों का प्रकाशन भी सम्मिलित है। सेवाओं के व्यापार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और हस्तांतरण में रुकावटें नहीं डाली जाएंगी, सिवाय भुगतान शेष की कठिनाइयों के, जहां ऐसी रुकावटें अस्थायी, सीमित और कुछ शर्तों के अंतर्गत होंगी। सेवाओं में व्यापार का उदारीकरण उत्तरोत्तर होगा। सेवाओं के व्यापार में प्रतिकूल प्रभावों की कटौती अथवा नितांत समाप्ति तथा सरकारों द्वारा विशिष्ट वचनबद्धताओं के सामान्य स्तर को ऊंचा करना, ये सब 5 वर्ष के अंतराल में वार्ताओं के द्वारा किया जाएगा। ये सारी बातें गेट्स के अंतर्गत सुनिश्चित की गई। साथ ही गेट्स में मंत्रणाएं, झगड़ा निपटान और एक सेवाओं की काउंसिल की भी स्थापना का प्रावधान किया गया। हम देखते हैं गेट अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि WTO का मूल भाग रहा है। गेट एक बहुपक्षीय संधि थी, जिस पर 96 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 31 अन्य देशों ने गेट के नियम अपनाए थे। गेट न ही कोई संगठन था और न ही कोई न्यायालय था। यह सामान्यतः एक बहुराष्ट्रीय संधि थी, जो विश्व व्यापार का लगभग 80% पूरा करती थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आचार नियमों की एक संहिता वाली और व्यापार उदारीकरण की कार्यप्रणाली युक्त यह एक निर्णय लेने वाली संस्था थी। यह एक मंच था जहां अनुबंध करने वाले विभिन्न देश अपनी व्यापार समस्याओं पर बातचीत करने और उनका हल ढूंढने तथा अपने व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं पर वार्ता करने के लिए समय-समय पर एकत्रित होते थे। गेट के नियमों में व्यापार संबंधी विवादों का निपटान करने, व्यापार दायित्वों का त्याग करने और यहाँ तक कि प्रतिशोधात्मक उपायों को अपनाने की भी व्यवस्था की गई थी। गेट एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जिसके प्रतिनिधियों की स्थायी परिषद का मुख्यालय जिनेवा में था। इसका कार्य बहुपक्षीय आधार पर व्यापार उदारीकरण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना था। उसके पश्चात 1995 में 185 राष्ट्रों के हस्ताक्षर के साथ WTO ने ही गेट का स्थान लिया था। अभी वर्तमान में लगभग समस्त विश्व के लगभग 90% देश WTO से संबंधित हैं। अब हम देखते हैं ट्रिप्स के बारे में। ट्रिप्स अर्थात ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के व्यापार संबंधी पक्ष का समझौता, जो कि WTO समझौते का एक प्रमुख भाग है। इसके अंतर्गत 7 प्रकार की बौद्धिक संपत्तियां आती हैं: पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ट्रेड सीक्रेट और साथ ही इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के साथ ही सम्मिलित माना जाता है। ट्रिप्स के तहत अगर हम कॉपीराइट संबंधी अधिकारों को देखें
तो हम देखते हैं कि सदस्यों को आवश्यक है कि वे साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के संरक्षण के लिए बर्न समझौता निर्मित हुआ था उसका पालन करें, जिसके तहत बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए कि उनके जो लेखन सामग्री है या कंप्यूटर प्रोग्राम से संबंधित विभिन्न तकनीकी चीजें हैं वो सुरक्षित रह पाती हैं, कानूनी रूप से उनको संरक्षण प्राप्त हो पाता है। ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क से तात्पर्य कोई चिन्ह या चिन्हों का समूह है जो किसी संस्थान के पदार्थों अथवा सेवाओं में दूसरे संस्थानों के पदार्थों या सेवाओं से भिन्नता दर्शाता है। ऐसे सूचना चिन्ह विशेषतया शब्द जिनमें वैयक्तिक अक्षर, संख्या, व्याख्यात्मक विवरण और रंगों का संयोजन या चिन्हों का समूह भी आता है। किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के स्वामी को अन्य सभी पार्टियों को ऐसे ही अथवा इसी प्रकार के पदार्थों या सेवाओं के चिन्हों का दुरुपयोग करने से रोकना एकमात्र अधिकार इसके अंतर्गत शामिल है। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में हम देखें तो हम देखते हैं किसी सदस्य के क्षेत्र में उत्पादित वस्तु की पहचान अथवा उस क्षेत्र, प्रदेश या स्थान जिसमें उसके भौगोलिक उत्पादन की गुणवत्ता या प्रसिद्धि है अथवा ख्याति है, उसका भौगोलिक संकेत देता है। तो सदस्यों को यह आवश्यक है कि वे रुचि रखने वाले लोगों को ऐसा कानूनी साधन प्राप्त कराएं जिसके द्वारा ऐसा कोई संकेत न मिले जिससे ग्राहकों को पदार्थों के उत्पत्ति स्थल के बारे में गलतफहमी हो अथवा जिससे अनुचित प्रतियोगिता संभव हो। शराब और स्पिरिट भी भौगोलिक पहचान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। उसके बाद अगले क्रम में हम देखते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में। औद्योगिक डिजाइनों का संरक्षण 10 वर्ष की अवधि के लिए होता है। सुरक्षित डिजाइनों के स्वामियों को ऐसी वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री अथवा आयात को रोकने की समर्थता शामिल है जो ऐसे डिजाइनों पर आधारित हो जो कि वाणिज्यिक कार्यों के लिए संरक्षित डिजाइनों की नकल हो। ऐसे संरक्षण कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित होते हैं। पेटेंट्स की हम बात करें तो हम देख पाते हैं कि पेटेंट प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में किसी भी आविष्कार पर हो सकता है, चाहे वह वस्तु का हो, प्रक्रियाओं का हो, पर यह आवश्यक है कि वह नवीन हो, आविष्कार परक हो, जिसको औद्योगिक क्षेत्र में लागू किया जा सके। पेटेंट धारियों को उन्हें देने के लिए उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरण अथवा लाइसेंसिंग समझौते करने का अधिकार होता है। समझौते के अनुसार पेटेंट संरक्षण 20 वर्ष के लिए आवश्यक होगा। हम देखते हैं ट्रिम्स के बारे में। ट्रिम्स अर्थात ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम्स की हम बात करें तो हम देखते हैं ये कहलाता है व्यापार संबंधी निवेश उपायों के पहलुओं का समझौता। यह 5 वर्ष में सभी व्यापार संबंधी निवेश उपायों को हटाने का निर्देश देता है। यह उपाय मात्रात्मक रुकावटें और राष्ट्रीय व्यवहार तक ही सीमित है। वस्तुतः यह जिन उपायों पर लागू होता है वह है चुने हुए क्षेत्रों में निवेश, विदेशी कंपनियों को राष्ट्रीय कंपनियों के बराबर रखने के लिए विदेशी निवेश का स्तर, निर्यात दायित्व और घरेलू कच्चे माल का उपयोग। यह विदेशी विनिमय के अर्जनों, विदेशी इक्विटी हिस्सेदारी और तकनीकी स्थानांतरण से संबंध विदेशी निवेशकों पर कोई पालन शर्त लगाने का निषेध करता है। यह समझौता स्वीकार करता है कि कुछ निवेश उपाय व्यापार में रुकावट डालते हैं और उसे विकृत कर देते हैं। इसलिए यह अपेक्षा रखता है कि विकसित देश 2 वर्ष में, विकासशील देश 5 वर्ष में और न्यूनतम विकसित देश 7 वर्ष में सभी गैर अनुरूप ट्रिम्स को अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे और उन्हें समाप्त कर देंगे। इसने ट्रिम्स पर एक समिति का गठन किया गया है जो इन वचनबद्धताओं के पालन को मॉनिटर करेगी और इसकी रिपोर्ट वस्तुओं में व्यापार की काउंसिल को प्रतिवर्ष प्रदान करेगी। अंत में हम देखते हैं गेट और डब्ल्यूटीओ जो कि अनुषंगी संस्थाएं प्रतीत होती है। गेट जो है डब्ल्यूटीओ का जन्मदाता है, फिर भी मूल रूप से और उनके फंक्शनल चीजों में हमें बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं गेट जो है वो एक रूल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, अर्थात बहुपक्षीय समझौता है और एक नियम है, जबकि डब्ल्यूटीओ
एक स्थायी संस्था है। गेट is designed with an attempt to establish international trade organization। यह एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया है, जबकि WTO स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित है। गेट के रूल्स और रेगुलेशंस ट्रेड और मर्चेंडाइज गुड्स के लिए निर्मित है, जबकि WTO में हम देखते हैं गुड्स के अलावा सर्विसेज भी, इसके साथ ही सर्विसेज के साथ इंटेलेक्ट भी इसमें शामिल है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी शामिल है, जिसका प्रावधान गेट में नहीं है। गेट इट्स डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम वाज नॉट फास्टर एंड ऑटोमेटिक, जबकि WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो बहुत ही फास्ट काम करती है और ऑटोमेटिक है, स्वायत्त शासी है। गेट जो है वो एक संविदात्मक समझौता था, जबकि WTO एक स्थायी समिति रखती है, स्थायी उसकी सदस्यता है, विभिन्न देशों की एक कार्यकारिणी उसकी बॉडी है, परमानेंट मेंबरशिप है। गेट को हम देखते हैं कि ये इट हैज नो प्रोविजन फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन को निर्मित करने के लिए इसके पास कोई प्रोविजन नहीं था, जबकि WTO को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है विभिन्न समझौतों को करने के लिए। इस प्रकार WTO के संबंध में आज इतना ही। अगले क्रम में फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।